गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज फिजिक्स के अंतर्गत बीएससी फर्स्ट ईयर का फर्स्ट पेपर, इसका भी नाम मैकेनिक्स एंड वेव मोशन है और इसका भी लेक्चर 14 है, फिर 14 लेक्चर है। इससे पहले 13 लेक्चर जो है मैंने मैकेनिक्स एंड वेव मोशन पर ही बनाए हैं। तो जो भी टॉपिक है वो हमारे सीक्वेंस से हैं। कोई भी दिक्कत आती है तो पिछले वीडियो को देख सकते हैं, ठीक है। इसी सीरीज में हमारा अगला जो है हेडिंग है वो है सेंटर ऑफ मास। टॉपिक क्या है? सेंटर ऑफ मास। हिंदी में कहते हैं द्रव्यमान केंद्र। देखिए, एक होता है सेंटर, एक होता है सेंटर ऑफ मास। सेंटर में कोई वस्तु, गोलाकार वस्तु है, उसका क्या होता है? एक रेडियस होता है। रेडियस क्या होता है? उस गोलाकार वस्तु के केंद्र, जो दूरी होती है वो क्या होता है? समान होती है। चारों तरफ प्रत्येक जो दूरी होती है वो रेडियस की दूरी क्या होती है? केंद्र से समान दूरी पर स्थित होता है। लेकिन प्रत्येक वस्तु जो होती है वो गोलाकार नहीं होती है। कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं जिनका कि आकार गोलाकार ना होकर उनका जो आकार होता है वो कुछ तिरछा होता है या एक निकाय के रूप में होती हैं, असमान आकार की होती हैं। अब बात आती है, कोई वस्तु असमान आकार की है तो उसका सेंटर तो होगा नहीं, क्योंकि सेंटर के लिए क्या हो जाएगा? सरफेस क्या होगा? केंद्र से इक्वल दूरी पर होना चाहिए। जब असमान आकार की वस्तु होती है तो उस वस्तु का सेंटर ऑफ मास होता है। अब बात आती है सेंटर ऑफ मास होता क्या है? किसको कहते हैं सेंटर ऑफ मास? सेंटर ऑफ मास क्या होता है? जितनी वस्तुएं बनती हैं प्रत्येक वस्तु का सेंटर ऑफ मास अवश्य होता है। वो एक ऐसा बिंदु होता है जिस पर पूरा भार निर्भर करता है, यानी कि एक ऐसा बिंदु होता है जिस पर पूरा भार निर्भर करता है। अगर उस स्थान पर हम हथौड़े से प्रहार कर दें तो वो वस्तु लगभग समान भागों में विभक्त हो जाएगी। तो यही इसी कड़ी में हमारी हेडिंग है सेंटर ऑफ मास। इसमें हमने एक निकाय लिया। ये देखिए, हमारा एक निकाय है, असमान आकार की वस्तु। क्योंकि अगर समान होती तो क्या होता है? यहाँ इसकी रेडियस ले लेते। अब देखिए हमने क्या किया, हमने अक्ष लिए, एक्स अक्ष, वाई अक्ष, जेड अक्ष, और असमान आकार की वस्तु है। इस वस्तु में क्या है? अलग अलग द्रव्यमान के कण है, यानी कि असंख्य छोटे छोटे कण है। कोई वस्तु होती है, कोई भी निकाय होता है, छोटे छोटे सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है, उसको कहते हैं निकाय। इसे डायग्राम में क्या दिया? देखिए, M1 है, M2 है, ये क्या है? इसके छोटे छोटे कण हैं। और जो हमारा सेंटर है, इनका जो मूल बिंदु है, इससे इनकी दूरियां दी हुई हैं। इनकी दूरियां, अगर M1 है तो उसकी सेंटर दूरी R1 है, M2 है तो दूरी R2 है, M3 है तो R3 है, और जो सेंटर ऑफ मास है उसकी हमने कह दिया RC। ठीक है, ये हमने डायग्राम के द्वारा यहाँ पर बताया है। इसी की बात करते हैं, इसकी डेफिनेशन क्या है, इसकी हेड, इसको कैसे डिफाइन करेंगे। जब कोई पिंड किसी बाह्य बल के अंतर्गत घूमता है, अब देखिए कोई भी पिंड है उसको अपने स्थान से जब हटाएंगे तो बाह्य बल लगाना पड़ेगा। बाह्य बल की अनुपस्थिति में वह अपने स्थान को परिवर्तित नहीं कर सकता। किसी वस्तु में अपनी अवस्था परिवर्तन करने का गुण नहीं होता है। जब बाह्य बल लगाएं, बाह्य बल के अंदर घूमता है या कंपन करता है, या तो घूमेगा या अपने स्थान पर क्या करेगा? वाइब्रेशन करेगा, आगे पीछे जाएगा। तब भी पिंड में एक ऐसा बिंदु होता है जो ठीक उसी प्रकार गति करता है जिस प्रकार से एक अकेला कण। अब देखिए, जब उस पर बल लगाएंगे तो उसमें जो भी पिंड हमारा जो भी है वो क्या होगा? उसी प्रकार से गति करता है जिस प्रकार से एक अकेला कण उस बाह्य बल की असर करता है। उस बिंदु को पिंड या निकाय का द्रव्यमान केंद्र कहते हैं। देखिए, जो एक ऐसा बिंदु है जो क्या कर रहा है? पूरे निकाय की जो है वो गति को बता रहा है, व्यक्त कर रहा है। उस बिंदु को कहेंगे उस पिंड का सेंटर ऑफ मास। ठीक है, जैसे हमारा ये पिंड है, असमान आकार का है। अब यहाँ पर देखिए, जहाँ CM दिया हुआ है, ये एक ऐसा बिंदु है जिसकी गति से पूरे निकाय की गति को हम डिफाइन कर सकते हैं, व्यक्त कर सकते हैं। तो उस बिंदु को कहेंगे उस पिंड का सेंटर ऑफ मास। स्थानांतरित गति में, स्थानांतरित क्या होती है? कोई वस्तु क्या होती है, जब बढ़ाते हैं तो अपने स्थान पर घूमती है,
कोई वस्तु क्या होती है, साथ में क्या करती है, अपने स्थान को भी परिवर्तित करती है। जब भी कोई वस्तु आगे बढ़ेगी तो क्या करेगी, उसमें क्या हो जाएगा, दो प्रकार के मोशन होते हैं, एक तो होता है स्थानांतरित गति, एक होती है घूर्णन गति। ठीक है, तो घूमते हो जाएगा। अब देखिए स्थानांतरित गति में पिंड के सभी कणों की गति ठीक द्रव्यमान केंद्र की गति जैसी ही होती है। अब देखिए जब वो स्थान परिवर्तित करेगा तो यहाँ पर सभी कण क्या होंगे, उसी प्रकार से सेंटर ऑफ मास के साथ ही कैसे करेंगे, गति करेंगे, अपने स्थान को परिवर्तित करेंगे। अगर ये m1 ऊपर है तो कुछ समय पश्चात क्या हो जाएगा, m1 नीचे आ जाएगा, m4 ऊपर हो जाएगा, यानी इनकी अवस्थाएं क्या होगी, परिवर्तित होती चली जाएंगी। जैसे 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 कि हमारा सेंटर ऑफ मास चेंज होगा उसी प्रकार से इन पिंडों के कणों की गतियों में भी परिवर्तन होगा। कभी गति इनकी बढ़ेगी, कभी इनकी घट जाएगी, एक समान गति नहीं हो सकती, क्योंकि ये असमान आकार की वस्तु है, पिंड है या निकाय है। ठीक है, अब देखिए माना n कणों के एक निकाय के कणों का द्रव्यमान m1 m2 m3 mn। अब देखिए यहाँ पर एक हमारा ऐसा निकाय है जिसमें कण हमारे कैसे n कण है, n कण है, हमने एक उनको नाम दे दिया n कण है, यानी कि इनकी संख्या हमको नहीं मालूम, और हमने यहाँ पे क्या कंसीडर कर लिया है कि यहाँ पर n कण हैं। अब देखिए जो n कण है उनके द्रव्यमान, अब देखिए n कण है तो हमको यहाँ पे तो मालूम नहीं कितने कण होंगे, तो इनको एक नाम दे दिया m1 m2 m3 m4 m5 और लास्ट में कह दी mn, यानी कि इनके द्रव्यमान m1 m2 m3 m4 लास्ट में mn है, तथा नियत मूल बिंदु के सापेक्ष इनके स्थिति वेक्टर क्रमशः। अब देखिए जो इनके मूल बिंदु, ये मूल बिंदु हमारा है, इसके सापेक्ष जो स्थित वेक्टर है, जो इनकी पोजीशन है उस वो पोजीशन क्या है, m1 के लिए r1, m2 के लिए r2, m3 के लिए r3, m4 के लिए r4, इसी प्रकार से क्या है सबकी जो है यहाँ पर क्या है पोजीशन वेक्टर है। ठीक है, जो इसकी मूल बिंदु से दूरी को बता रहे हैं कि m1 कण जो है वो r1 दूरी पर है, m2 कण r2 दूरी पर है, m5 कण r5 दूरी पर है, और साथ में सेंटर ऑफ मास है वो हमारा क्या हुआ, वो हमारा जो है rcm दूरी पर स्थित है, उस अवस्था को बता रहा है। कणों के इस निकाय के द्रव्यमान केंद्र का स्थित वेक्टर rcm। अब देखिए जो हमारा ऐसा निकाय है इसमें जो द्रव्यमान केंद्र है उसकी दूरी को हमने को यहाँ पर क्या है rcm कह दिया। क्या गया, rcm जो सेंटर ऑफ मास से दूरी है, निम्न समीकरण द्वारा व्यक्त किया जा सकता है। इसको जो है निम्न समीकरण से व्यक्त कर सकते हैं। अब देखिए जो निम्न समीकरण से व्यक्त करेंगे तो यहाँ पर क्या हो गया, rcm वेक्टर या यहाँ पर क्या हुआ r औसत वेक्टर इक्वल टू m1 r1 प्लस m2 r2 m3 r3 ऐसे ही mn rn अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3 अपॉन प्लस mn। अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या है, जो m1 है हमने पहले ही बताया कि m1 क्या होता है, उस कण का द्रव्यमान है। द्रव्यमान कैसा होता है, स्थिर होता है, निश्चित रहता है, जो चेंज नहीं होता है। r1 क्या है, दूरी है, साथ में यहाँ वेक्टर लगा हुआ है, क्योंकि r1 हमारा क्या है स्थानांतरित गति दौरान जो है चेंज होता है, और ये कोई ये किसको बता रहा है, ये दिशा को बता रहा है, r1 r2 r3। तो यहाँ पर क्या अपॉन कुल कणों का जो द्रव्यमान है उन सबका योग, जितने भी कण है इसमें उन सभी कणों का योग m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस m4 और लास्ट में mn हो गया। अब देखिए ये जो कण दिए हुए हैं इनको हमने समेशन यानी योग, समेशन क्या होता है, योग के रूप में लिखा, और समेशन i इक्वल टू 1 to n, यानी i का मान 1 से n तक लेंगे तो mi ri। अगर हम यहाँ पे इसको स्टैंड करना चाहें, अगर 1 लेंगे i का मान m1 r1, अगर 2 लेंगे तो m2 r2, ऐसे ही क्या करेंगे इस मानों को यहाँ पर रख सकते हैं, यानी यहाँ पर हो जाएगा mn rn अपॉन समेशन i इक्वल टू 1 to mi। अब यहाँ पर क्या है, i का मान 1 है, यानी m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस m4 और लास्ट में mn। ठीक है, यहाँ पर देखिए जो 1 अपॉन जो अपॉन में दिया हुआ, डिनोमिनेटर में दिया हुआ समेशन i इक्वल टू 1 to n mi, ये देखिए क्या है, ये कणों का जितने भी कण हैं उन सब का
निकाय के कणों का कुल द्रव्यमान है, क्योंकि द्रव्यमान क्या है, द्रव्यमान हमारा क्या होता है, योग होता है। यहाँ दिया हुआ है जहां समेशन mi इक्वल टू कैपिटल M निकाय का कुल द्रव्यमान है, यानी क्या है, इस निकाय का द्रव्यमान कितना, द्रव्यमान टोटल द्रव्यमान है, यानी 1 कैपिटल M समेशन i इक्वल टू 1 समेशन i इक्वल टू 1 टू n mi ri और अपॉन में कैपिटल M हो गया। ऊपर वाले पद में हमने वही रखा, इसको कर दिया 1/m, यानी ये हमारा क्या हो गया, RCM का मान 1/m समेशन i इक्वल टू 1 टू n mi और साथ में ri। ठीक है, यहाँ पर RCM क्या है, एक ज्यामितीय बिंदु व्यक्त करता है। क्या है, ये ज्यामितीय बिंदु व्यक्त कर रहा है, ये हमारा देखिए RCM दूरी है जो कणों की औसत स्थिति में स्थित है। ये क्या है, कणों की औसत स्थिति में स्थित है, यानी लगभग हमने एवरेज स्थान पर इसको रखा है और औसत स्थिति में इसको व्यक्त किया है। उपरोक्त परिभाषा से निम्न दो निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं। अब देखिए जो यहाँ पर सेंटर ऑफ मास की डेफिनेशन बताई, उसके आधार पे जो हमने समीकरण निकाला, इससे क्या है, दो निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं। क्या निष्कर्ष निकाले जाते हैं, नंबर 1, यदि निकाय में सभी कणों का द्रव्यमान समान है। देखिए यहाँ पर जो कण दिए हुए हैं m1 m2 m3 m4, अगर सबका द्रव्यमान एक सा हो जाए, यानी m1 बराबर m2 बराबर m3 बराबर m4 बराबर m, यानी क्या करते हैं, सबका द्रव्यमान समान हो जाए, तब RCM बराबर, देखिए यहाँ पर क्या हुआ, जो हमारा मान आ रहा था जहाँ mi था वो हमारा क्या हो गया, वो हो गया m और समेशन i इक्वल टू 1 टू ri, और यहाँ पर क्या था, कैपिटल M, हमने यहाँ पर कैपिटल M लिख दिया। अब देखिए यहाँ पर जो हमारा कैपिटल M है, इसमें क्या है, n कण है, तो हमने यहाँ पे लिखा m बराबर nm। जब m बराबर nm लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, m से m कट जाएगा, बचेगा क्या, 1/n समेशन i इक्वल टू 1 टू n और ये हो जाएगा समेशन ri, यानी यहाँ पर क्या हो गया, m से m कट गया। जब निकाय में सभी द्रव्यमानों के कण समान हो जाएं, उस समय RCM बराबर 1/n i इक्वल टू 1 टू n ri मान हो जाएगा। ठीक है, अर्थात इस स्थिति में द्रव्यमान केंद्र निकाय के ज्यामितीय केंद्र के संपाती हो जाएगा। जब ऐसा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये ज्यामितीय केंद्र के संपाती, ये हमारा केंद्र है, इसके कॉन्सिडेंट हो जाएगा। दूसरा पॉइंट हमारा क्या है, यदि द्रव्यमान केंद्र मूल बिंदु पर स्थित है, अगर ये द्रव्यमान केंद्र, ये सेंटर ऑफ मास उठ के कहाँ पे आ जाए, इस स्थान पे आ जाए, अगर ये मूल बिंदु पर आ जाएगा, उस समय क्या होगा, अर्थात RCM इक्वल टू 0। देखिए RCM की दूरी हमारी समाप्त हो जाएगी, यहाँ पर आ जाएगा। अब जो RCM की दूरी समाप्त हो जाएगी तो RCM हमारा क्या, 0 हो जाएगा, और जब RCM 0 हो गया तो नीचे वाला पद मल्टीप्लाई करें, ये भी 0, यानी कि ऊपर वाला पद जो है 0, यानी कि समेशन i 1 टू n mi ri इक्वल टू 0। इसको चाहे तो डायरेक्ट में i न लिख के हम ऐसे भी इसको लिख सकते हैं, जैसे हमने यहाँ पे लिखा है समेशन लगा के mi, ये अंडरस्टूड है यहाँ पर, इक्वल टू 0। अर्थात निकाय के कणों का द्रव्यमान केंद्र के सापेक्ष आघूर्णों का योग 0 है। देखिए यहाँ पर जो आघूर्णों का योग आया है वो 0 आ गया। 0 क्यों आ गया, क्योंकि हमने यहाँ पे RCM को मूल बिंदु पर ले रखा है। जब मूल बिंदु पर हो जाएगा तो उस समय आघूर्णों का योग क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने क्या किया, यहाँ पर सेंटर ऑफ मास के बारे में, सेंटर ऑफ मास क्या होता है, इसके अलावा इसके जो हमने दो निष्कर्ष हैं, उन निष्कर्षों के बारे में बताया कि कैसे हम इस निष्कर्ष को यहाँ पर निकाल सकते हैं। ठीक है, इसी में आगे, इसी सीरीज में आगे वेग के बारे में बताएंगे, कैसे गणना करते हैं। आज के लिए बस इतना ही, अगले वीडियो में आगे फिर कंटिन्यू करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।